वीडियो में पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इस पर हमने न्यूमेरिकल करे थे, बट इसके लिमिटेशन कितने करेंगे। पहले लिमिटेशन देखते हैं, फिर आगे का टॉपिक देखेंगे। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ने क्या कहा, वो उसने क्या कहा, जो लाइट के या वेव्स के जो फिनोमिना थे जैसे इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, इसको तो ये थ्योरी ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया। बट ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अभी हम सब पढ़ेंगे, हम वन बाई वन सब पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको ये सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं करता है भाई। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको ये सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं कर पाए भाई। इसे क्यों नहीं कर पाए, कोई तो रीजन होगा क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि वेव जो हमारी लाइट है या वेव है उसके अंदर ड्यूअल नेचर है। आगे हम अभी प्रूव भी करेंगे। वो क्या करती है, वेव नेचर भी रखती है, पार्टिकल नेचर भी रखती है। और भाई वेव नेचर तो हमने प्रूव कर दिया वेव थ्योरी से, पर पार्टिकल नेचर कैसे प्रूव करेंगे, ये तो हमने प्रूव ही नहीं किया। यानी हमारी जो वेव है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी शो करती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो करती है, बट ये थ्योरी इन दोनों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसीलिए क्या हुई, ये थ्योरी फेल हो गई, लिमिटेशन हो गई। और द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम विद स्पेशल केस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रा को भी ये नहीं बता पाई। स्पेक्ट्रा हम आगे पढ़ेंगे तो इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो इसीलिए वेव थ्योरी फेल हो गई। जब कोई थ्योरी फेल होती है तो कोई नया जना आ जाता है। उसके बाद आए हमारे प्लैंक जी। कौन आए, प्लैंक जी आए। और प्लैंक जी ने क्या करी, एक नई थ्योरी दी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। क्या दी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। इन्होंने क्या कहा था कि जो हीट है, जो एनर्जी है, वो छोटे छोटे पैकेट्स में मिल रही है। हमें कैसे मिल रही है, एनर्जी ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ पैकेट, एनर्जी ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, पैकेट के फॉर्म में मिल रही है। तो मैं डिटेल में आपको समझाती हूँ, ठीक है। एनर्जी ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ पैकेट, तो प्लैंक की क्वांटम थ्योरी क्या थी, एनर्जी ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ पैकेट। जो भी एनर्जी चल रही है, मिल रही है कहीं से भी, वो क्या मिल रही है, पैकेट के फॉर्म में मिल रही है। अब मैं ट्यूबलाइट को देखो, आप लोग अपनी ट्यूबलाइट को देखो, क्या आपको महसूस हो रहा है कि ये पंखा चल रहा है, ये कुछ भी, उसमें एनर्जी पैकेट्स में आ रही है। आप कह रहे हैं नहीं मैम पैकेट्स में नहीं आ रही, आपकी पैकेट्स में है। तो पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके हाथ में रिवॉल्वर देखी, ठीक है, एग्जाम्पल है, ठीक है, रिवॉल्वर है, उससे आपने, चल मैं यहाँ समझाती हूँ, ये मैंने एक ग्लास लगा दिया, ठीक है, और चाइनीज ग्लास नहीं है, मजबूत ग्लास है, सिर्फ बाहर गोली नहीं आएगी, ठीक है। आप यहाँ खड़े हैं, ठीक, तो गोली चली, गोली में क्या होती है भाई, रिवॉल्वर में क्या होती है, गोली, गोली में क्या होती है, एक फॉर्म क्या होती है, एक एनर्जी होती है। तो ये पैकेट एनर्जी का, ये दे रखा है एक पैकेट, फिर दूसरी चलाई, दूसरा पैकेट, तीसरी चलाई, तीसरा पैकेट। इस तरह से एनर्जी कैसे आ रही है, पैकेट में आ रही है। लेकिन आपको ये पैकेट दिख रहे हैं भाई, पहला पैकेट आ रहा है, पहला दूसरा पैकेट आ रहा है, लेकिन हमें जो लाइट से आ रही है, आप सन को देखो या ट्यूबलाइट से देखो, जो हमें एनर्जी मिल रही है वो पैकेट से नहीं मिल रही। तो क्वेश्चन होगा आपका आंसर, क्योंकि मैम जो वो होते हैं पैकेट्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, बिल्कुल बहुत छोटे तो होते ही होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो कंटिन्यूसली आते हैं। कंटिन्यूसली का मतलब लगातार आ रहे हैं, इसीलिए हमें दिख नहीं पा रहे। कैसे, अगर मैं यहाँ एक बड़ी सी रिवॉल्वर मशीन गन टाइप की, ठीक है, मैंने उसको ये क्या करती है, 100 एक बार में सेकेंड में 100 फायर करती है, इसे चली गोली एकदम से तेजी तेजी से निकलनी शुरू हुई, इतनी तेजी से धक 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 गिरने लगी कि आपको यहाँ पता नहीं चलेगा कि कितनी गोली, आपको धक 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 एक साथ एनर्जी आती हुई नजर आती होगी, ठीक है। आप उसके पीछे खड़े हो, आपको एक साथ एनर्जी आ रही है, क्यों, क्योंकि वो एक साथ क्या कर रहे हैं, 100 गोली एक साथ चला रहे हैं भाई। रिवॉल्वर को मशीन गन है, 100 बुलेट एक साथ वो निकल रही है, क्या निकल रही है, 100 बुलेट एक साथ निकल रही है। जब 100 बुलेट एक साथ निकल रही है कंटिन्यूसली में, तो क्या हम आइडेंटिफाई करेंगे भाई एक पैकेट आया, 2 पैकेट आया, 3 पैकेट आया, हमें तो एक क्या दिखेगा, एक सोर्स ऑफ एनर्जी दिख रही है कि भाई लगातार कुछ चल रहा है, ठीक है। ऐसे क्या होती है, तो सिर्फ इसमें 100 थे, ऐसी जो हमें लाइट मिलती है उसमें से कंटिन्यूसली मैं क्या कहते हैं, डिस्क्रीट बोलते हैं, कंटिन्यूसली पैकेट चल रहे हैं, वो इतनी तेजी से पैकेट चल रहा है कि वो पैकेट हम आइडेंटिफाई नहीं करते कि हमें पैकेट्स मिल रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, हमें बस ऐसा लग रहा है लाइट आ रही है, और वो किसके रूप में आ रही है, आपको कुछ भी लगे, लेकिन वो आ किस लिए, पैकेट के फॉर्म में आ रही है। ये किसने बताया था, प्लैंक ने, और इन पैकेट को नाम दिया उसने भाई क्वांटम। क्या है, क्वांटम थ्योरी है, तो पैकेट को नाम दे दिया क्वांटम। क्या नाम दे दिया पैकेट को, क्वांटा नाम दे दिया। क्या नाम दिया,
पैकेट का नाम रख दिया जी क्वांटा। क्या नाम रखा? क्वांटा। अब बात करें इन केस ऑफ लाइट, इन केस ऑफ लाइट, भाई देखो ये तो सब एनर्जी के लिए हो गई। इन केस ऑफ लाइट ये जो क्वांटा होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोन। क्या होगा? इन केस ऑफ लाइट, इन केस ऑफ लाइट एनर्जी या पैक क्वांट या कह सकते हो, इन केस ऑफ लाइट एनर्जी क्वांटा पैकेट आर नोन एज, इन केस ऑफ लाइट क्वांटा पैकेट आर नोन एज फोटोन। हम इन्हें क्या बोलेंगे तब? फोटोन बोलेंगे इन केस ऑफ लाइट। जनरली हम इन्हें क्वांटा बोलते हैं, लेकिन लाइट के केस में हम इन्हें क्या बोल देते हैं? फोटोन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? फोटोन बोलते हैं। बोलो बात समझ में आ गई? Energy travel in form of packet. These packets are called quanta. In case of light, these packets are known as photon. Okay? Got it? ठीक है, तो ये फोटोन कहेंगे। अब देखो सिंपल सी बात समझते हैं, ठीक है। अब इस फोटोन में क्या होगा? भाई फोटोन ट्रेवल करेगा तो फोटोन हमेशा क्या करेगा? एक वेव के रूप में, तो भैया छोटे से पत्थर लो से भी फेंको, वही वेव तो छोटा होगा, अभी हम इसको आगे भी पढ़ेंगे, तो एक वेव के रूप में ट्रेवल करेगा। तो कैसे करेगा? वेव के रूप में ट्रैवल करेगा। जब वो वेव के रूप में ट्रैवल करेगा तो ऑब्वियसली उसकी क्या होगी? अगर वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है वेव के, तो उसकी क्या होगी? कोई फ्रीक्वेंसी होगी, कोई लैम्डा होगा। भाई देखो कोई वेव है तो उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, अपना एक वेवलेंथ होती है। ये पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में। तो जब फोटोन ट्रैवल कर रहा है, भाई लाइट आ रही है तो किस फॉर्म में आ रही है? हमारे पास वेव के फॉर्म में आ रही है। तो उस वेव में क्या होगा? उस वेव की अपनी एक वेवलेंथ होगी, उस वेव की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी और उस वेव की अपनी एक एनर्जी होगी। क्या होगी? अपनी एनर्जी। तो प्लैंक ने क्या करा? एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में डायरेक्ट मैथमेटिकली रिलेशन दिया। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। याद है मैंने जब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा पढ़ा रही तब मैंने कहा था गामा रेज वगैरह की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इट मीन्स इनकी एनर्जी ज़्यादा है, इट मीन्स ये हार्मफुल है। मैंने बताया था हार्मफुल है। एक्स रेज कितनी हार्मफुल होती है, उसमें अगर हम रह जाएं कितना रेडिएशन मिल जाएगा? हार्मफुल होती है। आप अगर कभी एक्सरेज कराने भी गए होंगे तो देखा होगा आपने कितने उससे कहते हैं कितना कवर करना पड़ता है, कितनी देर उसके अंदर कोई नहीं आता है। हार्मफुल है। गामा रेज और भी हार्मफुल है। फिर अल्ट्रा वायलेट रेज कैंसर कर देती हैं। तो क्यों? क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा है। जितनी एनर्जी होगी उतनी हार्मफुल होगी। गोली में एनर्जी ज़्यादा है, खत्म। तो यही बात है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जब भी प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट को बोलते हैं h। h इज अ प्लैंक कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट है? प्लैंक कांस्टेंट है। भाई प्लैंक ने भी अपने नाम से क्या करा है? कांस्टेंट दे दिया h, और इसकी वैल्यू थी 6.62 × 10 की पावर -34 जूल सेकंड। बोलो ये बात समझ में आ गई? इसकी वैल्यू क्या थी? 6.62 × 10 की पावर -32 जूल सेकंड, यानी पर सेकंड में इतनी एनर्जी जनरेट हुई, मतलब इसकी वैल्यू पर सेकंड। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? चले आगे। अब देखो आपको पता है न्यू इक्वल टू क्या होता है? पहले पढ़ा न्यू इक्वल टू क्या होता है? c/λ। ठीक, न्यू अपॉन क्या होता है? c/λ। तो इसी फॉर्मूले में पुट करते तो e = sc/λ। बड़े न्यूमेरिकल होता है इसका, बहुत न्यूमेरिकल मिलेगा। ठीक, c क्या हो गई? यहाँ पे h की वैल्यू किस में हो गई? जूल पर सेकंड में। यूनिट का ध्यान रखिएगा, c की वैल्यू किस में हो जाएगी? मीटर पर सेकंड में, और लैम्डा भी किस में होगा? मीटर में। ठीक है, बहुत वैल्यू बहुत ध्यान से पूछ लीजिएगा, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आपके? चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर इतनी बात आपके समझ में आ गई तो जूल पर सेकंड से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। सिंपल सी बात है, इस बात में क्या दिक्कत की बात है? ठीक, लेकिन ये एनर्जी किसकी है? 1 फोटोन की है। किसकी है? 1 फोटोन की। भाई 1 फोटोन की एनर्जी है। अगर मैं कहूँ लाइट से n फोटोन आ रहे हैं, 1 फोटोन थोड़े आ रहा है, एक पैकेट थोड़े आ रहा है, n फोटोन आ रहे हैं, तो मुझे इसकी एनर्जी निकालनी है n फोटोन की। n जितने फोटोन आ रहे हैं sc/λ। भाई आपको पता है 1 फोटोन की एनर्जी हो गई कितनी? h न्यू। तो n फोटोन की कितनी होगी? न्यू। क्या हो जाएगा? E = n/h। और जो n है वो इंटीग्रल मल्टीपल है, यानी कि 1 होगा, भाई ऐसे होगा, क्या होगा? h न्यू होगा, 2h न्यू होगा, 3h न्यू होगा, 4h न्यू होगा। ऐसा नहीं होगा 2.5 3.5 नहीं, आधा हो जाए नहीं, इंटीग्रल होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? नोट हो गया ये? ठीक, चलो आगे चलते हैं।
अच्छा, अब अगर इस वैल्यू को आपको पेपर में कहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालिए, ये वैल्यू तो आपकी जूल में आ जाएगी। ठीक, इसकी पूरी की यूनिट तो जूल हो गई, क्योंकि हम जूल में निकाल रहे हैं। कैसे, देखो जूल सेकंड, सेकंड सेकंड कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, जूल आ गया। ठीक है, तो वैल्यू जूल में हो गई। अगर आपसे कहा एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो, पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 1 वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज। 1 वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम, और ये हो गया 1 वोल्ट। ठीक, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 वोल्ट आ जाएगा 1.69 × 10 की पावर 2। ठीक, अब कूलम को जूल वोल्ट में कन्वर्ट किया है। वर्क डन आपने पढ़ा होगा, ये आप 12th में पढ़ेंगे। वर्क डन अभी इसमें पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में। इलेक्ट्रिकल वर्क होता है इसके चार्ज के, एनएफटी होता है, यानी चार्ज के, चार्ज होता है कूलम, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी ये जूल आती है। वो आप आगे बढ़ेंगे, आपको कोई भी ये वोल्ट, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू, आपको ये याद रखना है 1.69 × 10 की पावर -19 जूल। ठीक, अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो क्या करेंगे, 1.6 × 10 की पावर -19 × 2 जूल में आ गया। अगर आपके पास जूल में वैल्यू है, आपके पास जूल में वैल्यू आती है कितनी, 3.2 × 10 की पावर -19 जूल है, इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो भाई एक किसमें करिए, तो आपको पता है 1.6 × 10 की पावर -19 जूल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3.2 × 10 की पावर 19 में कितना होगा, 1/1.6 × 10 की पावर -19 × 3.2 × 10 की पावर -19, 19 से 19 कैंसिल, और ये होगी कितना, 2। तो आंसर आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। पूरे की बात समझ में आ गई, फिर से बता देती हूँ। ये इक्वेशन निकाली थी 1 वोल्ट के लिए, किसके लिए निकाली थी, 1 वोल्ट को, सॉरी 1 फोटोन के लिए। ये किसकी एनर्जी है, 1 फोटोन की एनर्जी। किसकी एनर्जी है, ये एनर्जी है 1 फोटोन की। ठीक, हमें निकालनी है। अबे हमें क्या पता 2 फोटोन आ रहे हैं, 10 फोटोन आ रहे हैं, 15 फोटोन आ रहे हैं, तो हम तो कहते हैं n फोटोन आ रहे हैं। वो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कितने फोटोन आ रहे हैं। n फोटोन की क्या होगी भाई, 1 फोटोन की इतनी, तो n की कितनी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n की आपकी वैल्यू आ गई। ठीक, अब अगर वैल्यू आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कहे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होगा 1.6 × 10 की पावर -19 जूल। आपको 2 वोल्ट कहेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 कहेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर आपको जूल में वैल्यू दे रखी है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालना है, तो इसका अपोजिट कर देंगे। ये तो हो गया आपका सिंपल तरीका जो आपको पेपर में करना है। अब कुछ ट्रिक बता दूं, देखो कितनी बड़ी कैलकुलेशन यहाँ पर। एससी में क्या होगा, 6.6 × 10 की पावर -19, 3 × 10 की पावर 8, ये करो ना डिवाइड। तो ट्रिक के लिए है, लेकिन इससे वैल्यू अप्रॉक्स आती है, जरूरी नहीं है आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1240 नैनो नैनो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट या नैनो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू बता रही हूँ मैं, पूरी की कैलकुलेट करके बता रही हूँ। एससी की किसकी वैल्यू है, एससी की वैल्यू है, किसकी वैल्यू मैं बता रही हूँ भाई, एससी की वैल्यू एक साथ कैलकुलेट करके बता रही हूँ। इसमें है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें नैनोमीटर, अगर नैनोमीटर में लैम्डा है, किसमें है, सॉरी नैनोमीटर में कैलकुलेट करके, लैम्डा को रखिए। और अगर आपको सॉरी एससी की वैल्यू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनो। ठीक, अगर एससी की वैल्यू आपको लैम्डा किसमें दे रखा है भाई, लैम्डा यहाँ तो मीटर में था तो हो जाएगा कैलकुलेशन। अगर नैनोमीटर में होगा फिर कन्वर्ट करो, फिर रखो। इतना काम करने से अच्छा है कि वैल्यू को आप इससे अप्रोच करता, आप इससे कर लो। अगर ये कॉम्पिटिशन में काम होता है 12440, ये इसमें हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, इसमें एंगस्ट्रॉम में। बस लैम्डा की वैल्यू रखो, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू रखो, और अगर आपसे जूल में पूछे तो बाद में जूल में कन्वर्ट कर दो, बाद में जूल में आप कन्वर्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो एक क्वेश्चन ले लें तब आपको जरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर कहीं दे रखा है लैम्डा इक्वल टू 400 नैनोमीटर, कोई वेव है जिसका लैम्डा 400 नैनोमीटर है, इसकी एनर्जी निकालिए, इसकी एनर्जी निकालिए, कुछ भी नहीं करना। E इक्वल टू एससी अपॉन लैम्डा, देखो नैनोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, उससे भी कर सकते हो। पहले इससे कर लेते हैं नैनोमीटर से, कितना हो गया 4.2 नैनोमीटर, डायरेक्ट वैल्यू रख दो, सॉरी नैनोमीटर में तो ये ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, और डिवाइड कर देंगे आप आराम से 10
3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसे कन्वर्ट किस में करना है? इसे कन्वर्ट करना है किसमें? जूल में। तो भाई हमें पता है 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁹ और 3.1 कितने होंगे? मल्टीप्लाई कर दो बस, तो ये जूल में क्या आंसर आ गया। ये अप्रोक्स आंसर होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होगा, क्योंकि 500 और 499 होगा। और आपका प्राचीन काल तरीका ये 6.622 × 10⁻34 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर नैनोमीटर में दे रखा है आपको लैम्डा, तो इसे मीटर में चेंज करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4000 × 10⁻⁹, यानी कितने होगा? 4 × 10⁷। ठीक, अब आप इसे कैलकुलेट कर लो, इसे भी निकालो, देख लो आंसर में कितना डिफरेंस आ रहा है। देख लो आंसर में कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, चलो जी, बात समझ में आ गई। सिंपल था, मैंने इस क्वेश्चन को एक बार यूज करा दिया। ठीक, तो बेटा जी इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब कंपेयर करने लगे, अगर दो वेव हो कहीं पर दो वेव हो, उनके बीच में रिलेशन है। एक वेव ऐसे चल रही है, एक वेव इसकी एनर्जी E1 और μ1 लैम्डा, E2 μ2 L2 कंपैरिजन करना है। तो E1/E2 क्या होता है? hν। क्या होता है? hν भाई, ऐसे ऐसे प्लैंक कांस्टेंट है, कॉमन रहेगा तो क्या रहेगा? μ1/μ2 μ1/μ2। और अगर लैम्डा में करना है तो क्या होगा? Hc/लैम्डा, Hc से Hc कैंसिल होगा, लैम्डा क्या हो जाएगा? इनवर्स कैसा हो जाएगा? इनवर्स। दो वेव को हम कंपेयर भी कर सकते हैं, दो वेव को हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर भी कर सकते हैं। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, अब ये पार्टिकल नेचर कैसा शो करता है देखो, बताती हूँ। फोटो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक समझाएंगे, ब्लैक बॉडी को समझाएंगे। क्या होता है जब ये ट्रेवल करता है, जब फोटोन या कोई भी पैकेट ट्रेवल करता है तो ये वेव तरह से शो करता है। लेकिन जब ये किसी सरफेस से स्ट्राइक करता है, टकराता है, तब ये कौन सा शो करता है? पार्टिकल नेचर। कैसे शो करता है? पार्टिकल नेचर। तो यानी प्लैंक की थ्योरी दोनों चीज़ों को, यानी वेव नेचर को और पार्टिकल नेचर दोनों को ही समझा पाई, इसीलिए थ्योरी हमारी यूजफुल हुई। इसीलिए हमारी थ्योरी क्या हो गई है? यूजफुल थ्योरी है। ठीक, बोलो, इतनी बात समझ में आई? प्लैंक ने अब और चीज़ें बहुत सारी हैं। फोटोन का ये भी है, फोटोन जो होता है इसमें लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, लेकिन जब किसी और मीडियम में जाता है तो इसकी स्पीड चेंज हो जाती है। स्पीड चेंज हो जाती है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है, पर फ्रीक्वेंसी और एनर्जी कभी चेंज नहीं होती। क्यों? देखो समझो, क्या होता है? E = Hc/λ। ये चेंज, ये भी चेंज, ये कम होगा, ये बढ़ेगा, दोनों इक्वली मैनेज कर लेंगे। E सेम रहेगा, E सेम रहेगा तो फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी। तो फोटोन की जो स्पीड होती है, सिर्फ आपकी बुक में नहीं है, जिसमें आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ। फोटोन की स्पीड जो होती है वो क्या होती है? मीडियम चेंज करने पर, मीडियम चेंज करने पर क्या होती है? चेंज हो जाती है उसकी वेवलेंथ होती है, पर एनर्जी और फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है, बोलो, इसकी बात समझ में? पहले इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, फिर हम करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या करेंगे हम? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो न्यूमेरिकल ले लेती हूँ मैं दूसरे। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल लिखती हूँ, प्रैक्टिस जरूर कीजिए। छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं। एक क्वेश्चन किस पे बना था? अभी आपने देखा था। पहले क्वेश्चन किस पे बन रहा था? लैम्डा वाले क्वेश्चन पे। देखो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। देखो, अगर कभी लैम्डा दे रखा है, आपसे फ्रीक्वेंसी पूछे, वेव नंबर पूछे, स्पीड पूछे, तो आप वो वाले फॉर्मूला लगाएंगे जो आपने पहले पढ़े थे। लेकिन अगर आपसे कोई क्या पूछे, एनर्जी पूछे, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। आगे भी क्या पूछते हैं, सब धीरे धीरे समझाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल कैलकुलेट एंड कंपेयर द एनर्जी ऑफ टू रेडिएशन। पहले मैंने कंपैरिजन कर लिया। कैलकुलेट, क्वेश्चन नोट करते रहो। कैलकुलेट एंड कंपेयर, कैलकुलेट एंड कंपेयर द एनर्जी ऑफ टू रेडिएशन। और वन की वेवलेंथ है, पहले की वेवलेंथ कितनी दे रखी है? 400 नैनोमीटर। और सेकंड की है, सेकंड की कितनी दे रखी है हमारी? 800 नैनोमीटर। कंपेयर करना है, किसे कंपेयर करना है हमें?
एनर्जी को कंपेयर करना है। किसे करना है? एनर्जी को कंपेयर करना है। कैलकुलेट, पहले एक की एनर्जी कैलकुलेट करो फिर कंपेयर करो। देखो एक तो आपका तरीका होगा Sc/λ। मैं तो नैनोमीटर में सिंपल फार्मूला लगाऊंगी कि इतना बाद में जूल में कर देंगे। और वैसे भी हमें कहा नहीं है कि जूल में निकालो, कहीं कहा है जूल में निकालने के लिए? बिल्कुल नहीं कहा है। तो मैं क्यों मेहनत करूँ? ठीक, 400 ये कैंसिल करके आ जाएगा 3.1, ठीक है जी। और E2 कितना आ जाएगा बेटा जी? E2 आ जाएगा कितना? 1240 800, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 20, 3.1 3.1 को आप 2 से डिवाइड करो, 2, और ये हो गया आपका 2.5 1 है 2.5 ओ सॉरी 1.5 देख लेना, कुछ गलती हो देख लेंगे हमने ऐसा कर दिया ठीक। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर आपको चेंज करने को कहा जाता है भाई पेपर में तो इसमें कुछ कह नहीं रखा तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आकर जूल में दे रखा है तो क्या करो? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो ऑब्जेक्टिव में आंसर में डिफरेंशिएट होगा, आप लगभग आंसर के पास पहुंच जाएगी। घबराना मत कि बिल्कुल एक्यूरेट आंसर नहीं आ रहा। अगर एक्यूरेट चाहिए तो Sc/λ लगाओ और जूल वाली वैल्यू रखो। मैं तो ये शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, उसमें कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लगता है। अब जो आप कंफर्टेबल हो आप वो, ठीक है। कितना होगा? 1.9 × 10⁻⁻19 कितना है? 3.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जूल में आ जाएगी वैल्यू मेरी, ठीक। और इसको करना है तो इसको भी कर देंगे इससे 1.5 1 × 10⁻⁻⁰ 1.6 × 10⁻⁻19 इसे कर देंगे, जूल में वैल्यू आ गई। अब मुझे कंपेयर करना है एनर्जी को, तो क्या करूँ भाई? एक तो तरीका था, अब तो मैं कंपेयर कर सकती हूँ E1 और E2 को। E1/E2 कंपेयर कर रही हूँ मैं। E1 की वैल्यू है 3.1, भाई कंपेयर करने का मतलब बराबर रखना है दोनों को। ये हो गए इतने ऐसे E1/E2 कंपेयर करना है, वैल्यू कितनी है? 3.1। अगर कैलकुलेट ना होता तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देती, इसका λ1/λ2 का, पर यहाँ कैलकुलेट है इसलिए मुझे E अलग-अलग निकालना है। अगर कैलकुलेट नहीं होता ना, खाली कंपेयर होता तो मैं ये फॉर्मूला रख दी E1/E2 λ1/λ2 सॉरी λ2/λ1। यहीं पे कंपैरिजन हो रहा था कितना? 800, ये तो बहुत इजी है, 400 कितना कंपेयर 2, तो क्या होता है E1 = 2E2, तो आंसर निकला। अभी कर सकते हैं 2, तो उल्टा आ रहा है, एक गड़बड़ हुई हमारी, एक जाओ सॉरी मैंने उल्टे ही कैलकुलेशन कर दी है, यहीं पर गड़बड़ कहीं नहीं हुई, यहीं पे कैलकुलेशन हुई। E1 ये क्या हो जाएगा? E1 = 2 वही है बेटा, मैंने देखा है, मैंने उल्टा इससे निकाल लो, इससे निकाल लो, आंसर सेम ही आ रहा है और कैलकुलेशन का ही है। जूल में करते हैं, ऐसे कर देंगे। पहला क्वेश्चन समझ में आया आपको? आप ये नोट कीजिए। बोलिए समझ में आया पहला क्वेश्चन? खराब करिए, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, रटना कुछ नहीं है। थ्योरी थोड़ी बहुत थ्योरी तो देखो आती है, सब नहीं है कि थोड़ी बहुत थ्योरी नहीं आएगी, लेकिन थ्योरी में रटना क्या है? कौन सी डेफिनेशन आ रही है? कोई डेफिनेशन नहीं आती। फोटो इलेक्ट्रिक आएगा अगर डेफिनेशन में आएगा तो ये प्लैंक की थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। फोटो की जस्ट फॉर नॉलेज है, न्यूमेरिकल लगाता है प्लैंक पे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड एनर्जी ऑफ ईच फोटो। क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड एनर्जी ऑफ ईच फोटो। एनर्जी हमें फाइंड करनी है। नंबर 1 कॉरेस्पोंडेंट लाइट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें कितनी? 3 × 10⁻15 हर्ट्ज। सेकेंड पार्ट में दे रखा हमें है वेवलेंथ, भाई एक फोटो है जिसकी फ्रीक्वेंसी ये है और वेवलेंथ कितनी है? वेवलेंथ है इसकी, मतलब जरूरी नहीं ये है हमें दे रखी है और मैं दोनों की क्या करनी है? एनर्जी काउंट करनी है। दोनों की क्या करना है? एनर्जी काउंट करनी है। पता चल जाएगा एक वेव है E = hv, एनर्जी निकाल लोगे। फ्रीक्वेंसी में तो कुछ नहीं है। अब आप इन्होंने कह नहीं रखा, आपकी मर्जी है, नहीं जैसे जनरली जूल में ही निकालते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी नंबर नहीं करते। ठीक है, चलो इस बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल देते हैं। 6.62 × 10⁻34, ये मैंने क्या रख दिया? 3 × 10⁻15
इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा कितना दे रखा 0.5 एंगस्ट्रॉम, तो 0.5 इंटू 10 की पावर -10। कर लोगे आप अपने आप कैलकुलेशन, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, जैसे मर्जी करो, आंसर दे दो सीधे। ठीक, अगला क्वेश्चन ले। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ लाइट? व्हाट इज द नंबर ऑफ photon of light with wavelength? Number of photon पूछे, what is the number of photon of light with wavelength 400 nanometer that provide, हाँ जी बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, that provide 1 joule of energy। भाई पहले तो मैं एक चीज आपको बता दूं क्वेश्चन करने से पहले, ठीक है। अगर आप ये रखते हैं फॉर्मूला E इक्वल टू n SC अपॉन लैम्डा, n निकालने के लिए मैंने जो बताया था, यूनिट का ध्यान रखिएगा। ये जूल रख दी और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख दी तो ये तो गलत हो जाएगा। अगर यहाँ जूल है तो यहाँ भी जूल रखिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखिए। इसमें कहीं आप 1 2 4 0 रखकर ये निकालते हुए ऐसे मत कर देना, ये वैल्यू जूल में दे रखी है 1 जूल, और यहाँ आपने 1 2 4 0 रख दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर ये मत कहना मैथमेटिक्स सीखते थे लोग गलत हो गए। ठीक, तो इसके लिए क्या करना होगा, ये 1 जूल है, n हमें निकालना है, h की वैल्यू हमें पता होती है कितनी होती है 2, c की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8। अब तो बचेगा 2 लगाना जरूरी है भाई, लगा लो, अच्छी बात है, 2 इतना मैटर नहीं करता। लैम्डा कितना देगा 400 नैनोमीटर, इसे चेंज कर लो इसमें मीटर। ठीक, अब n निकल जाएगा आपका। और अगर आपको n नहीं निकालना है भाई n इस तरीके से, तो फिर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करो, इतना मैथ की नहीं चाहिए। इससे आपका n क्या निकल जाएगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, n इक्वल टू हो जाएगा 400 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन 6.62 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 8। ठीक, और इसका आंसर आ जाएगा 2.01 इंटू 10 की पावर 18 फोटो। कहोगे मैम आपने तो कहा था इंटीग्रल, अरे भाई वो इंटीग्रल नहीं होगा, ट्रू होगा, वो आंसर निकालने का है, हमें पता है ट्रू होगा। तो क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, वैल्यू दी थी, इसके अकॉर्डिंग निकाली। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। मैं हर टाइप का एक क्वेश्चन करा रही हूँ, बेटा प्रैक्टिस आपको करनी है। बहुत इजी है चैप्टर, पहले चैप्टर से ज़्यादा इजी है। क्यों? पहले चैप्टर में तो बहुत कॉन्सेप्ट है, स्टोइकियोमेट्री है, इसमें क्या है लिमिटेड है ऐसा नहीं है, लेकिन हर कॉन्सेप्ट डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 3 इंटू 10 की पावर 8 फोटो दे रखा, 3 इंटू 10 की पावर 8 फोटो, ये फोटो देखिए मैं कितना 3 इंटू 10 की पावर 8 फोटो ऑफ सर्टेन लाइट रेडिएशन are found to prepare 1.5 joule of energy. 1.5 joule of energy. Calculate wavelength. Calculate क्या करना है? Wavelength calculate करना है. Calculate wavelength of light radiation. ठीक? करते हैं, बिल्कुल हमें पता है फार्मूला, हम तो डायरेक्ट फार्मूला पे करेंगे क्वेश्चन। hc और लैम्डा, e हमें पता है 1.5 वही है, कोई दोनों जूल में रखना है। n हमें 3 इंटू 10 की पावर 8, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 2 इंटू 10 की पावर -34, c इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8। बताइए जी, इसे लैम्डा आप निकालेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे, आप निकाल लेंगे। आपको जो लैम्डा आएगा वो 39.76 इंटू 10 की पावर 8 मीटर, और एंगस्ट्रॉम में जनरली एंगस्ट्रॉम में होता है, क्या हो जाएगा आप चेंज कर लेंगे, तो यहाँ से हटा दिया 2 से लेकर 10 जा गया नैनोमीटर में, जाओ नैनोमीटर में निकालो, उसमें आपको मतलब उसमें तो समझ में आया। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी के क्वेश्चन इसी टाइप के करने स्टार्ट कर दो। उस दिन मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन बोले थे, आज क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया, 100 watt bulb is emitting monochromatic light। मोनोक्रोमेटिक का मतलब है एक ही तरह की ट्रांजिशन है, ठीक है। 100 watt bulb is emitting 100 watt bulb
इज एमिटिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट हैविंग अ वेवलेंथ। भाई आपको एनर्जी कितनी दे रखी है 100 वाट, अभी चेंज करना अभी बताते 2 मिनट में लिख देंगे पहले 100 वाट। और एमिटिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट हैविंग वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। ठीक, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड बाय, पहले नंबर ऑफ फोटोन फिर सेकंड पार्ट भी है नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड बाय बल्ब इन 1 मिनट। चेंज कर दिया मैंने क्वेश्चन 1 मिनट। ठीक, 1 सेकेंड में होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, 1 मिनट कर दिया। ठीक, अब जी वॉट का मतलब क्या होता है? वॉट का मतलब होता है पर सेकेंड, यानी 100 वॉट वर्ल्ड क्या हो जाएगा आपका 100 जूल पर सेकेंड। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? 1 मिनट में, ओ सॉरी 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी बल्ब आपको दे रहा है पर सेकेंड। ठीक, या तो इसे मिनट में कर लो, नहीं हम इसे नहीं करेंगे, बाद में मिनट में करेंगे, जैसा आपको सही लगे वैसा कर लो। यहाँ चेंज करना है यहाँ करो, लास्ट में चेंज करना है यहाँ से करो। तो फॉर्मूला क्या है हमारा E = n SC/λ, ये हो गया 100। यहाँ पे n की वैल्यू हमें निकालनी है, ऐसे कितना 6.62 10 की पावर -34। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है 18, और ये नैनोमीटर में दे रखी है तो 400 × 10 की पावर 9 नैनोमीटर, -9 नैनोमीटर। ठीक है, 10 की पावर -9 नैनोमीटर। भाई प्लस लग गया होगा तो माइनस कर लेना, एक बार तो देखो मैं आपने तो प्लस लगा दिया था क्वेश्चन को, ये इतना देख लिया आपने। आगे आगे क्वेश्चन इतना हमने निकाल लिया। वैसे कैलकुलेट करके जो हमारा आंसर आना, इसे कैलकुलेट करके आंसर इन्होंने तो पहले नहीं, हम नहीं निकाल पाएंगे, आप खुद निकालिएगा आंसर। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। बोलिए आंसर आ गया या नहीं आ गया? कोई दिक्कत नहीं है आपको? आप n निकालेंगे, ये n किस में निकलेंगे पर सेकंड में निकलेंगे। अब इसे मिनट में चेंज करना है तो क्या करेंगे, मिनट में चेंज करना है तो क्या करेंगे 60 से आप मल्टीप्लाई करोगे, बस कुछ नहीं करना, निकालो आप। और अगर आपको मिनट में करना है तो क्या करो 60 में मल्टीप्लाई करो। नहीं तो कंफ्यूजन है, एक ही पार्ट लेंगे तो 2 पार्ट वैसे आते नहीं है, तो ये पार्ट आएगा ये पार्ट आएगा, ये पार्ट आएगा तो आप ऐसे निकाल दो, ये पार्ट आता है इसके लिए आप क्या करोगे, देखो यहीं चेंज कर दो, जूल पर सेकेंड है इसे मिनट में चेंज कर दो मिनट में किससे मल्टीप्लाई होगा 60 से होगा, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 6000 जूल पर मिनट। कितना आ गया 6000 जूल पर मिनट, आपने कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया तो ये लीजिए हो गया आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है? बोलिए पर मिनट हो गया आपका 6000 कर रही है, यहाँ पे 6000 डायरेक्ट कर दीजिएगा वैल्यू, इसमें आ जाएगी 6000 सेम वैल्यू ये आ जाएगी 100 मिनट में, और ये आ जाएगा पर सेकंड में इतना निकाल दो। देखो सिंपल बात है, कुछ उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं भाई। 1 सेकंड में फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू आती है y में क्या होगी, पर सेकंड में कितना निकाल रहा है y निकाल रहा है, तो 60 सेकंड में कितना निकालेगा y × 60, ऐसे करके कर लो बात ठीक है। बोले तुम बात समझ में आ गई? क्वेश्चन बहुत बढ़िया था ये, सारे के सारे मैं और देख रही हूँ, और तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो रह गया। मैंने आई थिंक अपनी तरफ से सारे ही करा दिए हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हमारा। अब प्लैंक ने अपनी थ्योरी दे दी, तो अब हमें समझना पड़ेगा ना प्लैंक की थ्योरी क्यों सक्सेसफुल हुई, क्यों इसकी थ्योरी को आइंस्टीन ने भी माना, उसकी अकॉर्डिंग भी कैलकुलेशन कर पाया। तो इसकी थ्योरी के लिए वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, मतलब पहले ब्लैक बॉडी पढ़ाना चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक, फिर मैं वापस फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ाती, इसलिए मैंने आपको पहले प्लैंक पढ़ा दिया। अब मैं आराम से आपको ब्लैक बॉडी और फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ाऊंगी। तो अभी मेरा अगला है ब्लैक बॉडी में तो कुछ नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक ज़्यादा, मैं अगली लिख रही हूँ आपको ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, एन ऑब्जेक्ट एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ व्हेन हीटेड। भाई एक किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करे, वो सारी वेवलेंथ को आउट करे, सारी वेवलेंथ को करे, तो उसे क्या बोलते हैं ब्लैक बॉडी। क्या बोलते हैं उसे ब्लैक बॉडी, यही तो बात है। ब्लैक बॉडी क्या है, परफेक्टली एमिटर और एब्जॉर्बर है, जो सारी फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब करता है, सारी फ्रिक्वेंसी को क्या करता है एमिट करता है। तो ब्लैक बॉडी होती है, इससे जो रेडिएशन निकलता है उसे बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अरे ब्लैक कलर क्या है, गर्मियों में अगर हम ब्लैक कलर पहन के चले तो कहते हैं बहुत गर्मी लग रही क्यों, क्योंकि ब्लैक का मतलब होता है सारी तरह की रेडिएशन को ऑब्जर्व करने। तो कोई चीज़ मुझे दिख रही है, ये चीज़ मुझे रेड दिख रही है, क्यों,
क्योंकि रेड कलर एमिट कर रही है, बाकी सारे कलर एब्जॉर्ब कर रही है, इसलिए मुझे रेड दिख रही है। ऐसे ही क्या होता है ब्लैक बॉडी में, अगर वो सारे कलर को एब्जॉर्ब, मतलब सारी फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब, ब्लैक व्हाइट क्या होता है सारी फ्रिक्वेंसी को एमिट कर देना, कुछ भी अपने पास नहीं रखना, एमिट कर देना, व्हाइट कलर हो गया, सारी फ्रिक्वेंसी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना, सारी वेवलेंथ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना, वो क्या होगी आपकी ब्लैक बॉडी होगी। क्या होगी? ब्लैक बॉडी होगी। देखो ब्लैक बॉडी जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस पे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी पर। जितना ज़्यादा आपकी इंटेंसिटी होगी, अभी हम उसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक, उतना ही हमारा क्या होगा, मतलब जितनी ज़्यादा हम उसमें एब्जॉर्ब, मतलब जितनी ज़्यादा हम उसमें क्या करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालेंगे, उतनी ज़्यादा वो क्या करेगी एब्जॉर्ब करेगी। ज़्यादा डालना यानी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रॉपर वे में डालना, यानी इंटेंसिटी नंबर ऑफ रेज पर एरिया पर टाइम, ठीक है। तो उसमें क्या होगी, उसकी रेडिएशन क्या होगी, उसकी रेडिएशन ज़्यादा हो गई तो उसकी क्या होगी, आपकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, भी जितना ज़्यादा डालोगे उतना ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये ब्लैक बॉडी है। कोई भी चीज़ ब्लैक बॉडी नहीं होती, परफेक्टली कोई भी बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं होती, क्योंकि हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ते हैं जो हर तरह की लाइट को क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले और एमिट कर ले, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, ब्लैक बॉडी होती है। क्या होती है ये? ब्लैक बॉडी होती है। इतनी बात समझ में आई आपके? तो हम कोई ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को लें, उसे हम हीट करना शुरू करते हैं, तो पहले किसका हो जाएगा, रेड होगा, रेड से येलो, येलो से फिर आगे फाइनली वो क्या हो जाएगा, पर्पल, जब टेम्परेचर हाई होगा। यानी टेम्परेचर जब हम हाई कर रहे हैं तो वेवलेंथ क्या हो रही है भाई, देखो अब हम पढ़ते हैं ना वेव ग्योर, हमने पढ़ा था वेव ग्योर भाई। वेव ग्योर में यहाँ पे क्या आता था, वॉयलेट आता था, इधर क्या आता था लास्ट में रेड। तो इधर जब हम चल रहे थे, जब हम पढ़ रहे थे, इधर क्या होती थी, वेवलेंथ क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। याद करो प्रीवियस लेक्चर में, इधर क्या हो रही थी, वेवलेंथ कम थी, इधर फ्रिक्वेंसी क्या थी, हाई थी, और इधर फ्रिक्वेंसी क्या थी, आपकी लो थी, ठीक। अगर क्वेश्चन मुझसे पूछे कोई कि इतने फ्रिक्वेंसी पे, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं छोटे, लेकिन अभी हम जनरल बात करते थे। इसका मतलब क्या है, मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, मैंने जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया वैसे वैसे क्या हो गई, लैम्डा क्या होने लग गया, डिक्रीज होने लगा, लेकिन फ्रिक्वेंसी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इसका मतलब ये है कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँगी तो जो ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की वेवलेंथ तो क्या होगी, डिक्रीज होगी, वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की क्या होगी, इंक्रीज होगी, और एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद मैक्सिमम हो जाएगी, मैक्सिमम के बाद क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, मैक्सिमम के बाद क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यही मैंने बोला आपसे, क्या बोला मैंने, क्या बोला, ब्लैक बॉडी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वेवलेंथ के फॉर्म में, और इन टर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी ब्लैक बॉडी इंक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर। इन टर्म ऑफ रेडिएशन ब्लैक बॉडी डिक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर, और इन टर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी ब्लैक बॉडी इंक्रीज इन टर्म ऑफ इंक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर, इंक्रीज द टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ, रेडिएशन डिपेंड ओनली टेम्परेचर, रेडिएशन डिपेंड ओनली टेम्परेचर, ठीक है। ये क्या होगा, इंक्रीज होगा विद डिक्रीज द वेवलेंथ, और मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, उसके बाद वापस फर्दर डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि वेवलेंथ डिक्रीज होगी, ठीक है। ये क्लासिकल वेव थ्योरी है, इसके बारे में इसके ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, मेनली आपको यही जो मैंने पॉइंट लिखे थे इन्हीं के बारे में अगर कोई ब्लैक बॉडी पूछता तो यही करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल भी बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, ब्लैक बॉडी बहुत सिंपल था, तो आई थिंक लेंथ हो गई है, मैं इसे अगले वीडियो में डालती हूँ, ठीक है। ओके, टेक केयर।